हेलो एवरीवन। सो हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ में हम पहुंचे थे ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका शेयर स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में। तो इसको हम देखते हैं। तो सपोज आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है। इसको क्या करें, इसको हम एक चेम्बर में रखें। चेम्बर में यहाँ पर क्या है, सपोज आप पानी डाल दिए तो पानी इसमें कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, इस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पर कुछ एक्सर्ट करेगा। तो पानी का प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इनिशियल प्रेशर लगा रहा है ना, उसको बोलते हैं हम कन्फाइंड प्रेशर। सपोज ये सॉइल है तो ये आपका कन्फाइंड प्रेशर, तो ये आपका सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी, ये आपका सिग्मा सी, ठीक है, ये आपका कन्फाइंड प्रेशर है। फिर क्या किए, जब उसके बाद फिर एक्सटर्नली प्रेशर लगाए, एक्सटर्नल प्रेशर लगाए। अब वो कैसे लगाए वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाए वो आपका होता है डेविएटर स्ट्रेस। तो सिग्मा सी हो गया आपका कन्फाइनिंग प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर, और आपका सिग्मा डी है ये आपका डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है, डेविएटर स्ट्रेस ये हुआ। तो आपका इसको क्या बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट में क्या देखे थे, जो इसके पहले जो फर्स्ट था हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट, उसमें क्या था कि आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट था, ये आपका सिग्मा था। तो इसमें आप टाउ एफ इंक्रीज करते जाते थे, तब तक इंक्रीज करते थे तब तक ये फेलियर नहीं होता था। इसमें क्या, सिग्मा सी तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका कन्फाइनिंग प्रेशर है। इसमें सिग्मा डी को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। कब तक इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब जब तक ये फेल नहीं हो रहा है। तो जैसे ही फेल हुआ तो हमको माइनर स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये तो हमें पता है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी। ये आपका कन्फाइनिंग प्रेशर प्लस डेविएटर स्ट्रेस। जब तक बढ़ाना है तब तक आपको ये फेलियर ना मिल जाए। तो ये सिग्मा 3 के रेस्पेक्ट में, पहले सिग्मा सी के रेस्पेक्ट में या सिग्मा 3 के रेस्पेक्ट में सिग्मा 1 मिल जाएगा। फिर हम दूसरा सिग्मा 3 लेंगे, हम क्या है कन्फाइनिंग प्रेशर का अमाउंट चेंज कर देंगे, उसके रेस्पेक्ट में हमें सिग्मा चेंज किया तो आपका स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा ना। तो स्ट्रेंथ चेंज हुआ तो आपका ज़्यादा सिग्मा 1 लगाना पड़ेगा। तो हम सिग्मा डी बढ़ाते गए, कब तक बढ़ाएंगे जब आपको सिग्मा 1 नहीं मिल जाता दूसरे केस के लिए। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वही आपका है, यहाँ पर आपका ग्लास चैम्बर है, ये रबर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर पानी है। तो पानी जो स्ट्रेस लगाएगा ये सिग्मा सी होगा। सिग्मा डी आपका एक्सटर्नली प्रेशर लगाएंगे। पहला फेज आपका कंफाइनिंग प्रेशर रहता है, दूसरा आपका डेविएटर स्ट्रेस रहता है। सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस, ये आपका कंफाइनिंग प्रेशर। तो ये सिग्मा 1 हो गया। सिग्मा 1 क्या हो गया आपका, सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, वेयर सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा सी। सिग्मा 2 इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये आपका सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 3। अब आपका प्लेन, जो फेलियर प्लेन है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, या विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल नहीं बोलना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल एक्सिस या सिग्मा 1, वो कितना रहेगा अल्फा एफ। अल्फा एफ रहेगा ना, फेलियर में अल्फा एफ रहेगा, नहीं तो अल्फा। तो अल्फा एफ हम पढ़े थे वो कितना होता है 45 प्लस 5/2। अब क्या किए, सपोज अब प्लॉट करेंगे तो ये सपोज सिग्मा 3 है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें सिग्मा 1 मिल गया है ना। अब दूसरा सिग्मा 3 लिए, सिग्मा 3 बढ़ा दिए, कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ा दिए। तो फिर डेविएटर स्ट्रेस इंक्रीज करते जाए तो हमें कुछ ग्रेटर मैग्नीट्यूड का मिलेगा। फिर सिग्मा 3 बढ़ाए तो और कुछ ग्रेटर मैग्नीट्यूड का मिलेगा। तो इससे क्या मिलेगा, हमें आपका फेलियर एनवलप मिल जाएगा। सपोज ये टच करते जा रहा है तो ये आपका फेलियर एनवलप मिल जाएगा, है ना, ये आपका फेलियर एनवलप। तो इससे आप C5, इससे भी आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, या तो कैलकुलेट करके निकालो, ग्राफिकली निकालो। कैलकुलेट करके निकालना है आपको सिग्मा 1 से सिग्मा 3 के रेस्पेक्ट में। सपोज सिग्मा 1 मिल गया है ना, लेकिन इसको अब ठीक है C5 कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्वेशन रहता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 10 स्क्वायर प्लस 45 5/2 प्लस 2C ऑफ 10 ऑफ 45 प्लस 5/2। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। 45 प्लस 5/2 क्या है, तो आपका अल्फा एफ है। तो 10 स्क्वायर अल्फा एफ 10 अल्फा एफ। तो सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा एफ, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा एफ, प्लस यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पर हटा दिए, 2 हटा है तो 2 यहाँ पर ऐड कर दिए। तो 2C 10 ऑफ 45 प्लस 5/2। तो आप इसको और क्या बोल सकते हैं, पहले तो सिग्मा 1 लिख दो, अब आपका सिग्मा 3 लिख दो और आप प्लस C लिख दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 ऑफ 45 प्लस 5/2 लिख दो। यहाँ पर भी 10 ऑफ 45 प्लस 5/2 लिख दो। यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया तो यहाँ पर 2C लगा दो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब डिपेंडिंग कि कौन सा कंडीशन ले रहे हो आप, ड्रेन्ड कंडीशन की अनड्रेन्ड कंडीशन, तो अगर ड्रेन्ड है तो ये आपका सब में डैश आ जाएगा, 5 डैश, 3 डैश, 5 डैश, सब में सिग्मा 3 सिग्मा 1। अगर अनड्रेन्ड है तो आपका सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 CU, ये आपका CU ले लेते हैं, 10 ऑफ 45 प्लस 5/5U/2। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन आप ले रहे हैं, ड्रेन्ड की अनड्रेन्ड। ये आपका ड्रेन्ड के लिए हो गया, ये आपका अनड्रेन्ड के लिए हो गया। ठीक है, वही बताया गया है। तो एक सिग्मा 3 के रेस्पेक्ट में सिग्मा 1 मिला, अब नेक्स्ट सिग्मा 3 के रेस्पेक्ट में सिग्मा 1 मिलेगा। जैसे सिग्मा 3 बढ़ाते जाओगे सिग्मा 1 भी बढ़ते जाएगा, तो आपका फेलियर प्लेन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आपका ये ग्राफिकली आपको फेलियर एनवलप मिल जाएगा। लेकिन हमें अगर सॉल्यूशन से निकालना है या कैलकुलेट करके निकालना है, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज आएगा। आप ये नोटिस कर लेना, याद करना ही करना है, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे ही आपका सिग्मा डी से फेलियर होता है तो आपका सॉइल क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम मतलब एवरी पॉइंट ऑफ सॉइल इज इन वर्ज ऑफ फेलियर, मतलब फेल होने ही वाला है, सभी पॉइंट सॉइल के फेल होने ही वाले हैं। तो ये आपका डेविएट्रिक स्ट्रेस हो गया एट फेलियर। तो यहाँ पर सिग्मा 1 हो जाएगा सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द ड्रेनेज कंडीशन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यूयू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, या फिर कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, या फिर कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। ठीक है, यूयू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, दूसरा वाला ड्रेन्ड अनड्रेन्ड बोल रहा है, पहला वाला कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड बोल रहा है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड क्या है, फर्स्ट स्टेज, दैट इज आपका कंसोलिडेशन स्टेज। ठीक है, ये आप आगे देखते हैं। तो ध्यान रखोगे, यहाँ पर देखोगे यूयू अच्छा इसको आगे देखते हैं हम। तो जो पहला स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज और कंसोलिडेशन स्टेज, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा सी, मतलब ये है सिग्मा 3 माइनस स्ट्रेस, इसके लिए आपका कंसोलिडेशन स्टेज है। दूसरा स्टेज आपका शेयरिंग स्टेज है, जहां पर आप सिग्मा डी अप्लाई करते हो, तो ये आपका सेकंड स्टेज ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ शेयरिंग, दैट इज सिग्मा डी। अब इसमें आप नोटिस करोगे कि यूयू है, सीडी है और सीयू है, आपका यूडी नहीं है, यूडी नहीं है, है ना, ये ध्यान रखना। यूयू क्या है, मतलब पहले में हम अनकंसोलिडेटेड, पहले में हम प्रेशर ना लगा, सिग्मा सी नहीं लगाए, लेकिन अनड्रेन्ड आपका पहले में भी कंसोलिडेट नहीं किए और दूसरे में ड्रेन आपका अनड्रेन्ड था, तो पानी तो दोनों से नहीं बहा ना, पहले में जब कंसोलिडेट करोगे ही नहीं तो पानी बहेगा क्या, नहीं बहेगा। अब पहले स्टेज में पानी नहीं बहा, दूसरे में अनड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड मतलब पानी बहा ही नहीं है, तो उसमें भी पानी नहीं बहा, तो दोनों में पानी नहीं बहा, दोनों में पानी नहीं बहा मतलब आपका क्या है, ड्रेन वॉल्व इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड, ड्रेन वॉल्व ऑलवेज बंद ही रखे, है ना। तो जब ये बहुत जल्दी टेस्ट हो गया, जब पानी बहा ही नहीं तो बहुत जल्दी टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है सीडी, पहले में आप कंसोलिडेट कर दिए, कंसोलिडेट कर दिया मतलब पानी बहा, है ना, दूसरे में ड्रेन भी कर दिया, उसमें भी पानी बह गया। पहले में कंसोलिडेट मान ली पानी निकल गया, ड्रेन वो पानी निकल गया, दूसरे में ड्रेन कर दिया, पानी उसमें भी निकल गया। तो ड्रेन वॉल्व इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन मतलब पानी को हमेशा बहने के लिए अलाउ कर दिए। तो जब पानी बह रहा है तो आराम आराम से बहेगा ना, तो ये आपका होता है स्लो टेस्ट। ठीक है, तो यूयू हो गया अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, सीडी हो गया कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। अब आपका सीयू है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। ठीक है, तो पहले में कंसोलिडेट किए, पहले में पानी निकल गया, दूसरे में अनड्रेन्ड है, दूसरे में पानी आपका बहने के लिए नहीं बहा, तो पहले वॉल्व ओपन था, वॉल्व इज ओपन फर्स्ट, सेकंड में आपका क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके। अब आपका यूडी नहीं है, ये ध्यान रखना। अब ये ग्राफ है, तो ग्राफ पूछा नहीं गया है, इसको समझना मत, लेकिन एक छोटे से चीज़ है वो ध्यान रखना, अगर गलती से पूछ लिया गया तो क्या होता है। तो टोटल आपके इसमें 3 ग्राफ है, पहला ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ है आपका बिटवीन डेल एल बाय L1, चेंज इन लेंथ है, प्लस माइनस हमें मतलब नहीं है, चेंज इन लेंथ है ना, वॉल्यूम से प्लस माइनस चेंज से हमें मतलब है, तो प्लस डेल वी माइनस डेल वी। तो जो डेंस रहता है ना, डेंस सैंड या OCC, वो क्या करेगा, पहले नॉर्मल केस में बोलते हैं NCC, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले, या आपका लूज सैंड। तो आपका लेंथ, जैसे स्ट्रेस लगाते हैं सैंड में, स्ट्रेस लगाए तो ये क्या होगा, आपका लेंथ डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, तो आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले आपका नॉर्मल कर्व बना है। लेकिन अगर वो OCC है और कंसोलिडेटेड क्ले, तो उसमें क्या होगा, पहले में लेंथ तो चेंज होना ही होना है, तो पहले में वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, लेकिन बाद में क्या वॉल्यूम इंक्रीज होने चला गया, है ना। तो ये अजीब टाइप का बिहेवियर है। तो जैसे ही अजीब हुआ या कुछ कर्व
यहाँ तो एकदम स्मूथ जा रहा है, यहाँ स्मूथ नहीं जा रहा है। तो जो भी कर्व स्मूथ नहीं जाता ना वो होता है ओसीसी, ओसीसी या फिर डेंस सैंड, ये ध्यान रखना। जहाँ कर्व एकदम स्मूथ जाता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो आपका हुआ लूज सैंड, लूज सैंड या फिर एनसीसी। ठीक है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या है प्लस डेल वी, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो लेकिन इंक्रीज हो रहा है ना, तो डेंस सैंड में वैसा रहता है। तो ये आपका डेंस सैंड आपका स्मूथ कर्व नहीं है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेंस सैंड या ओसीसी। इसमें आपका लूज सैंड एंड एनसीसी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो फेनोमेना ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इंक्रीज इन वॉल्यूम सॉइल ड्यूरिंग शेयरिंग इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डाइल्यूशन बोलेंगे ड्यूरिंग शेयरिंग। अब एग्जिबिटेड बाय डेंस सैंड एंड ओसीसी, एग्जिबिटेड बाय डेंस सैंड ऑन ओसीसी। ठीक है, तो डेंस सैंड और ओसीसी इसका जी बिहेवियर रहता है, ध्यान रखना। अब हम प्लॉट करते हैं बिटवीन वॉइड रेशियो एंड चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो लूज सैंड आपका सेम स्मूथ जा रहा है, मतलब जैसे स्ट्रेस लगाए तो नॉर्मल तो लेंथ तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉइड रेशियो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉइड डिक्रीज होगा ना। कोई भी साइल को कंप्रेस करेंगे तो आपका कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो वॉइड्स कम होंगे, वॉइड्स कम होंगे तो वॉइड रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ईसीआर क्या होता है, आपका ऐसा वॉइड रेशियो जिसमें वॉल्यूम आपका चेंज ना हो, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ये आपका ईसीआर क्रिटिकल वॉइड रेशियो। डेंस सैंड में क्या होता है, ये उल्टा होता है। डेंस सैंड में जैसी शेयरिंग किए तो लेंथ तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉइड इंक्रीज हो रहा है, वॉइड इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो आपका ई क्या हो रहा है, ई आपका इंक्रीज हो रहा है। अगेन एनसीसी लूज सैंड, एनसीसी आपका स्मूथ कर्व, डेंस सैंड या ओसीसी इंक्रीज तो हो ही रहा है लेकिन ये आपका स्मूथ भी नहीं है। अब बिटवीन डायमेट्रिक स्ट्रेस एंड चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो आपका लूज सैंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ जा रहा है। डायमेट्रिक स्ट्रेस आपका ऊपर तो गया पीक स्ट्रेस, फिर आपका नीचे आ गया, स्मूथ नहीं गया, स्मूथ नहीं गया तो डेंस सैंड एंड ओसीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहां भी स्मूथ नहीं जा रहा है वो डेंस सैंड और ओसीसी, इतना ध्यान मत रखना बिटवीन ईसी सिग्मा डी ये सब का ग्राफ, ये वाला ग्राफ थोड़ा ध्यान रख लेना है ना, डेंस सैंड और ओसीसी, इसके बारे में शायद पूछा गया। अब देखते हैं ट्राइएक्सियल कर्व्स, ये देखते हैं ट्राइएक्सियल कर्व्स है ना। तो पहला है आपका कौन कौन से टेस्ट है, पहला आपका यूयू टेस्ट है ना। तो यूयू टेस्ट आपका चाहे एनसीसी हो या ओसीसी हो, दोनों के लिए सेम बनता है। यूयू अनकंसोलिडेटेड, पहले में पानी जाने नहीं दिया, जब कंसोलिडेट ही नहीं किए तो पानी कहाँ से जाएगा, दूसरे में 100, दूसरे में पानी नहीं गया, मतलब ये क्या सैचुरेटेड केस है। सैचुरेटेड में आपका फाई क्या होता है, ये आपका जीरो होता है, ये ध्यान रखना। सैचुरेटेड क्ले, सी की बात कर रहे हैं ना, क्ले। ठीक है, तो इसका जब हम प्लॉट किए ग्राफ बिटवीन आपका टाउ और आपका सिग्मा, तो सी तो रहेगा, फाइन ही रहेगा, तो ये क्या अगर स्ट्रेट लाइन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन रहा, तो इसका जो ग्राफ रहेगा ना ये कुछ ऐसा रहेगा। ये आपका सिग्मा 3 और आपका सिग्मा 1। अब ये टोटल के रेस्पेक्ट में बनाए। अगर आप अफेक्टिव के केस में बनाएंगे ना, तो अफेक्टिव के केस में कुछ पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर से माइनस कर देंगे तो ये कुछ रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कुछ पीछे ऐसे खसक जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका यूयू फॉर एनसीसी ओसीसी। ये कर्व, इतना कर्व के बारे में नहीं पूछा गया बट लेकिन ये कभी कभी पूछा गया है, ये बोल दिया कि यूयू केस है, तो यूयू केस से आपको समझ जाना चाहिए कि फाई यू 0 है ना। और एनसीसी ओसीसी में आपका ग्राफ, एनसीसी ओसीसी में आपका सेम ग्राफ बनता है, ऐसा टाइप का थोड़ा हल्का सा याद रहना चाहिए। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं भी याद होगा तो चलेगा। तो सिग्मा 3 है यहाँ पर सिग्मा सी, और सिग्मा 1 है सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, ये आपका यूयू हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है सीयू टेस्ट। यूयू में ही बस आपका एनसीसी और ओसी के लिए सेम ग्राफ बनता था, बाकी सीयू और सीडी के लिए सेम नहीं बनता। तो पहले हम एनसीसी का देखेंगे। एनसीसी नॉर्मल केस के लिए रहता है, नॉर्मल। तो पहले में कंसोलिडेट किए, दूसरे में अनडेंट किए, पहले में पानी जाने के लिए अलाउ कर दिएगा। तो एनसीसी में आपका नॉर्मल कंसोलिडेट क्ले में ना आपका जो सी रहता है वो आपका 0 रहता है, ये आपका 0 रहेगा, तो ऐसा कुछ बना। इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका सिग्मा 3, ये आपका सिग्मा 1। लेकिन अफेक्टिव की बात करें तो ये कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हुआ तो ये आपका यहाँ कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हुआ तो आपका ये फेलियर प्लेन क्या हो जाएगा, ये आपका इधर कुछ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे ऐसे कुछ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपका अफेक्टिव के लिए। अब सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 है, अब सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को इंक्रीज करते जाए तो ये ग्राफ ऐसे बनते जाएगा। ये एक ही फेलियर प्लेन के लिए बात कर रहे हैं, और अफेक्टिव के लिए ये आपका पीछे खसकते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एनसीसी के लिए।
ओसीसी के लिए क्या होगा, ओसीसी के लिए C0 नहीं होता, ध्यान रखना। एनसीसी, एनसीसी के लिए ही C0 होता है, एनसीसी के लिए ही नो सी, सी इज इक्वल टू 0, नो सी, ओसीसी में 0 नहीं होगा, सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसको हम प्लॉट करें सिग्मा 1 सिग्मा 3, ये आपका सपोज टच कर रहा है ना, ये कुछ ऐसे हुआ। अब इसमें अगर इफेक्टिव के लिए पास कर रहे हैं, लेकिन ये तो ओसीसी है ना, ये तो अलग ही चलता है, ये तो बोला नहीं मैं तो बिल्कुल ही अलग चलूंगा, मैं अनोखा दिखूंगा। तो इसमें जो पोर वाटर प्रेशर रहता है ना वो नेगेटिव बनता है, तो जब नेगेटिव बनता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस रहेंगे, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो गया, ये आपका वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से स्टार्ट तो होगा, सी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओसीसी, ये आपका कुछ इधर नीचे से पास करेगा, ठीक है, ये कुछ इधर से पास करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या याद रखना, एनसीसी आपका नॉर्मल है, पोर वाटर प्रेशर लेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो सिग्मा 1 डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओसीसी वो अनोखा चलेगा, तो पोर वाटर प्रेशर माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिग्मा 3 बढ़ा दिए, उसके रेस्पेक्ट में सिग्मा 1 निकालें, तो आपका इधर ऐसे बनते जाता है ना, ये ऐसे बनते जाएगा, तो इंक्रीज होकर वही फेलियर प्लेन में बनेगा, ये सेम फेलियर प्लेन की बात हो रहा है, और ये दूसरा फेलियर प्लेन है, ठीक है। अब लास्ट केस है आपका सी डी, ये आपका है कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड मतलब पानी दोनों में नहीं है, पानी दोनों में नहीं है, ठीक है, मतलब चाहे आप इफेक्टिव ले लो या टोटल ले लो, दोनों सो में रहेगा, पानी ही नहीं है तो पोर वाटर प्रेशर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल केस हो जाएगा। तो पहले हम एनसीसी की बात करते हैं, एनसीसी आपका नॉर्मल है, नॉर्मल एनसीसी में, लेकिन नो सी, सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो फाइव डैश, ये आपका 5 डैश रहा। अब ओसीसी, अब इसमें अफेक्टिव का पीछे ना, पीछे शिफ्ट होगा ना आगे शिफ्ट होगा, सेम रहेगा क्योंकि वाटर है ही नहीं। अब ओसीसी में आपका C0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ बना। ऑल्दो ग्राफ नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया गया एनसीसी सॉइल है तो हमें पता चल जाना चाहिए नो सी, तो आपका C0 है। फिर आपका कभी कभी CD बोल देता है तो वहाँ पर पानी है ही नहीं, तो इफेक्टिव टोटल दोनों सेम है। तो इससे सब हमें पता रहना चाहिए, तो इसलिए मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कि याद थोड़ा रहे, है ना, ग्राफ से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 5 डैश और ये आपका C0 नहीं है, तो यहाँ पर C, ठीक है, C डैश या CU जो भी बोलना चाहो, C डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सेम एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला आपका यूयू टेस्ट है, एनसीसी और ओसीसी दोनों के लिए सेम बनता है। यूयू में आपका पहला ना ही कंसोलिडेटेड हो रहा है ना ही ड्रेन्ड हो रहा है, तो आपका यू आपका मतलब पोर वाटर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और पानी भरा है तो सैचुरेटेड है तो फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका स्लोप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना। तो अगर आप प्लॉट करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 3, है ना, अगर आगे बढ़ा है सिग्मा 1 बढ़ा दिए तो इसके रेस्पेक्ट में सिग्मा 1 भी बढ़ जाएगा। लेकिन इफेक्टिव का बात करेंगे तो यू माइनस करेंगे तो पीछे से शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी यू, कंसोलिडेट किए लेकिन अनड्रेन्ड है, कंसोलिडेट के पहने में पानी जाने दे रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में सी एनसीसी ओसीसी दोनों अलग बनता है। एनसीसी नो सी मतलब सी इज इक्वल टू 0, एनसीसी नो सी, सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट होगा सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 3, ये तो नॉर्मल है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, ये आपका सिग्मा 3 डैश माइनस यू, तो आपका पीछे खसक जाएगा, ये आपका पीछे खसक गया तो यू आपका ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। ओसीसी अलग चलेगा, मतलब यू क्या नेगेटिव चलेगा, तो यू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये सिग्मा 1 बढ़ जाएगा, तो ये आगे खसक जाएगा, ये आगे खसक गया, तो आपका ये लाइन यहाँ से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट है हमारा आपका सीडी टेस्ट। आपका सीडी टेस्ट ग्राफ में अगर छोटे मोटे डाउट भी जाएंगे ना, इतना ध्यान मत देना, इतना कोई ग्राफ पूछता नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि एनसीसी में C0 है, सीडी मतलब क्या है, सीडी में आपका पानी है ही नहीं, तो टोटल इफेक्टिव दोनों चेंज होगा। यूयू में आपका पानी ही भरा है तो 5 0 हो जाएगा। एनसीसी और ओसीसी के लिए सेम ग्राफ बनता है। तो जो बेसिक ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है ना, जो छोटे छोटी चीज़ें, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा ये याद नहीं भी रहेगा ना तो भी चलेगा। सीडी कंसोलिडेट भी हो रहा है, ड्रेन भी हो रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर नहीं है। पोर वाटर प्रेशर नहीं है मतलब इफेक्टिव सिग्मा दोनों एक ही है, ठीक है। एनसीसी नो क्ले नो सी, तो सी इज इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो आपका ऐसा कुछ बना, है ना। अफेक्टिव नहीं लेंगे क्योंकि पोर वाटर प्रेशर है ही नहीं। ओसीसी आपका C0 नहीं होगा तो ये आपका ऊपर से ड्रॉ होगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बना, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीडी टेस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं शायद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं क्या होता है।
ये भी ट्राइएक्सियल टेस्ट ही होता है, ट्राइएक्सियल टेस्ट का स्पेशल केस है। तो ये अरेंजमेंट हुआ, इसके अंदर सॉइल है ना। पहले क्या करते थे हम, सिग्मा सी अप्लाई करते थे, अब क्या करेंगे, सिग्मा सी इज इक्वल टू जीरो है, सिग्मा सी इज इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या करेंगे, सिर्फ आप डेविएटर स्ट्रेस ही अप्लाई करेंगे, सिर्फ डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई किए। आप इंक्रीज करते गए, जहां पर भी फेल हुआ ये आपका सिग्मा वन हो जाएगा। सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी, लेकिन सिग्मा डी इज इक्वल टू जीरो है, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा सी होता था, लेकिन सिग्मा सी तो अप्लाई नहीं किया, तो ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, ये हुआ। और ये आपका सुटेबल रहता है अनड्रेन्ड कंडीशन में, अनड्रेन्ड मतलब पानी को बहने नहीं दे रहे, अनड्रेन्ड, और ये सुटेबल है आपका। ठीक है, पहले इसका देखते हैं, फिर किस सॉइल के लिए सुटेबल है वो देखते हैं। अब इसका भी इक्वेशन लिखे, तो इक्वेशन क्या था, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री प्लस सी, ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पर 10 45 प्लस 5/2 है ना, ये आप 10 45 प्लस 5/2, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पर 2 यहाँ लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिग्मा थ्री इज इक्वल टू जीरो है ना, सिग्मा थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा हो गया जीरो। ठीक है, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c 10 ऑफ 45 प्लस 5/2 है ना, 45 प्लस 5/2। अब इसमें दो अननोन है। अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको सैचुरेटेड क्ले लूँ, अनड्रेन्ड तो है, अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले लूँ, अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले मतलब क्ले है, उसमें पानी भरा है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा नहीं रहे मतलब फ्रिक्शन नहीं हो रहा, मतलब फाइव इक्वल टू क्या है, जीरो, तो इसको जीरो पुट कर दी, ये जीरो हो गया, तो 1045 क्या हो गया, 1, मतलब सिग्मा वन क्या हो जाएगा, 2c, और ये सिग्मा वन को बोलते हैं, ये सिग्मा वन इज इक्वल टू क्यू ले लेते हैं। क्यू आपका होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट है ना, तो इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट है ना। तो ये हो जाता है Q इज इक्वल टू 2c, हमें तो पैरामीटर्स निकालने हैं ना, C और फाई, तो C इज इक्वल टू होता है Q/2, ये हो जाता है कब, जब अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्लियर है ना, और सिग्मा C इज इक्वल टू जीरो है, तो वही एक्सप्लेन किया गया है। सो ट्राइएक्सियल टेस्ट विद सिग्मा C इज इक्वल टू जीरो, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर आपका जीरो है इन अनड्रेन्ड कंडीशन, पानी को बहने नहीं दे रहे हैं। सुटेबल फॉर अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले के लिए, क्यों, क्योंकि फाइव उसका जीरो रहता है। तो इसको हम सॉल्व किए, तो आ गया CU इज इक्वल टू QU/2। इसको डराइव करना नहीं था, लेकिन क्योंकि बहुत ही ईजी है, तो गलती से अगर आप भूल जाओ तो CU इज इक्वल टू Q/2। ये ध्यान रखना, जब फाइव इज इक्वल टू जीरो होता है ना, तभी आपका CU इज इक्वल टू Q/2 रहता है, नहीं तो कई बार आपका Q इज इक्वल टू 2CU 10 ऑफ 45 प्लस 5/2 ये भी रह जाता है ना, 5 जिसमें बहुत लेस वैल्यू रहता है, कई बार जीरो नहीं रहता, तो ध्यान रखना आपका सैचुरेटेड क्ले है कि नहीं है, तभी आपका जीरो होगा, तभी आपका अल्फा 45 होगा, ये जीरो है तो 45 हो गया ना, तो Q इज इक्वल टू CU इज इक्वल टू Q/2। ठीक है, तो सिग्मा थ्री जीरो, सिग्मा वन इज इक्वल टू QU। अब इसको हम प्लॉट करें, ये हो गया आपका टाउ, ये हो गया सिग्मा। अब सिग्मा वन और सिग्मा थ्री क्या है, जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट होगा, तो ऐसा कुछ रहा। अब इसमें आपका फाइव क्या रहता है, जीरो है, फाइव जीरो है, तो आपका स्लोप कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ना, तो ये रहा। तो इसमें क्या है, ये स्पेशल केस है जिसमें टाउ एफ, क्या आपका टाउ एफ है ना, टाउ एफ मतलब सिग्मा वन माइनस सिग्मा 3/2 है ना, टाउ एफ मैक्स, लेकिन सिग्मा थ्री कितना है, जीरो, तो ये हो गया सिग्मा 1/2। सो टाउ एफ इज इक्वल टू टाउ एफ इज इक्वल टू टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स है ना, तो जो फेलियर है वो टाउ मैक्स के इक्वल है, ये स्पेशल केस है। ये सिर्फ किसमें होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट इन सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, तो अगर इसका फेलियर, ये क्या है, ये आपका फेलियर एनवलप है, ये आपका फेलियर एनवलप, और ये क्या है, ये आपका फेलियर प्लेन है ना, ज़्यादा हवा में जा रहा है ना, हवा में कौन जाता है, प्लेन, तो इससे ऊपर जा रहा है तो फेलियर प्लेन। ये एंगल क्या है, ये आपका अल्फा एफ, लेकिन ये कितना है, 5 जीरो गया तो कितना, ये आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका टाउ एफ, तो यही आपको बताया गया ये ड्रॉ में। सिग्मा वन इज इक्वल टू क्यू हो गया, सी इज इक्वल टू 2 है तो स्ट्रेट लाइन हुआ, तो फेलियर एनवलप हो गया, ये हवा में जा रहा है, फेलियर एनवलप हो गया। सिग्मा थ्री से अगर उस पॉइंट पे ज्वाइन कर देते तो फेलियर प्लेन हो जाता है। ठीक है,
टाउ एफ इज इक्वल टू टाउ एक्स हो गया फॉर फाई यू इज इक्वल टू 0। इफ फाई यू इज ग्रेटर देन 0, अगर फाई यू आपका 0 नहीं है मतलब उससे ज़्यादा है, तो टाउ एफ क्या हो जाएगा, वो लेस देन टाउ एफ मैक्स हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ कहीं लाया करेगा, ठीक है। ये हो गया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब होता है सेंसिटिविटी। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सेंसिटिविटी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया बहुत पहले। तो ये होता है रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ बाय रिमोल्डेड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज फील्ड है, वहाँ पर सॉइल है, इसको कुछ टेस्ट करना है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आप में एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो आपका कौन सा, अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जब इस सॉइल को आप निकालोगे, फील्ड पे लाओगे, तो कुछ उसमें कुछ उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं, है ना। अगर रिमोल्डेड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेशो इज इक्वल टू 1 है, मतलब रिमोल्डेड स्ट्रेंथ जो आप क्ले या सॉइल लाए ना, उसका स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ के इक्वली है, तो वो सॉइल क्या, इनसेंसिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे को कहीं से भी इधर से उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनसेंसिटिव। लेकिन अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 16 है, अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। रिमोल्डेड स्ट्रेंथ क्या हुआ, जब उसको फील्ड में लाए ना, सॉरी लैब में लाए, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो गया। जब वहाँ ज़मीन से खोदे, फिर ट्रांसपोर्ट किए, फिर लैब में लाए, तब वहाँ पर टेस्ट किए, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो गया, तो सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 16 हो गया। तो उस केस में जो सॉइल रहता है उसको बोलते हैं क्विक सॉइल, क्विक सॉइल दैट इज मराइन सॉइल। ये ध्यान रखना, क्विक सैंड अलग है, क्विक सैंड अलग है। क्विक सैंड में आपका स्ट्रेंथ 0 रहता है ना, ये आपका ड्यू टू अपवर्ड सीपेज रहता है। क्विक सॉइल अलग है, वो सेंसिटिविटी जिसका ग्रेटर देन 16 है वो क्विक सॉइल होता है, जैसे मराइन सॉइल्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। सो नेक्स्ट है हमारा वेन शेयर टेस्ट, लास्ट है हमारा। टोटल C5 निकालने के टोटल 4 मेथड्स थे। पहला था डायरेक्ट शेयर, दूसरा था ट्राइएक्सियल, तीसरा था आपका तीसरा कौन सा था आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, और चौथा है आपका वेन शेयर टेस्ट। सो ये ओनली टेस्ट है डेट कैन बी कंडक्टेड बोथ इन लैब एंड फील्ड। इसको लैब में भी कर सकते हैं और आपका फील्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में कर सकते हैं। सुटेबल फॉर अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्लेज, अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्लेज फाई यू इज इक्वल टू 0, अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्लेज है तो फाई यू इज इक्वल टू 0 है। इसमें क्या करते हैं, सपोज आपका सॉइल है ना, ये सरफेस है, आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है, इंस्ट्रूमेंट सपोज ऐसा कुछ रहा, ये ब्लेड हुआ, ये एक ब्लेड हुआ, उसके परपेंडिकुलर उसका दूसरा ब्लेड रहा, ये आपका दूसरा ब्लेड है ना, ये ऐसा के दूसरा ब्लेड है, ठीक है। अब इसको क्या, ये इसको पकड़ने के लिए ऊपर से ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स आप पढ़ लेना, पढ़ना है तो कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेंगे गेट में। ये आपका h हाइट तक है, इसका डायमीटर जो है वो है d, ठीक है। अब इसको इंसर्ट किए, सपोज यहाँ पर ऐसा कुछ इंसर्ट किए, उसके बाद क्या है, रोटेट करते हैं, और रोटेट करेंगे तो ये कुछ टॉर्क जनरेट करेंगे, है ना। अब दो तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, या तो पूरा इंसर्ट हो या तो आधा पार्शली इंसर्टेड हो। अगर पूरा इंसर्ट है तो शेयर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला रहता है T इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6, h/2 प्लस d/6। शेयर स्ट्रेंथ का यूनिट जो भी आप स्टैंडर्ड यूनिट रखेंगे T, D और H का, उसके हिसाब से इसका यूनिट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा इंसर्ट कर दिए तब क्या हो जाएगा, सॉरी ये पूरा इंसर्ट करेंगे तब का, जब पार्शियली इंसर्ट करेंगे, बॉटम, जब सिर्फ बॉटम का फेस इन्वॉल्व होगा ना शेयर में, बॉटम फेस इन्वॉल्व इन शेयर, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा T बाय पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/12, ठीक है, h/2 प्लस d/12। तो टॉर्क जितना भी जनरेट करोगे 12, ये डिक्रीज हो, ये आपका 12 किए तो ये डिक्रीज हो गया, मतलब शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर दोनों का टॉर्क आपका सेम है, तो दोनों का टॉर्क सेम है तो सिंगल वाले में शेयर स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऑल्दो इतना डिटेल में नहीं पूछता। अब इसको याद कैसे करोगे, s इज इक्वल टू T बाय पाई डी स्क्वायर, ये तो कर लिए। दूसरा h और d लिख दो, h d, इसके पैरामीटर लिख दो, बाय, है ना। अब क्या करोगे, आप पढ़े थे ना 26 से याद आ रहा है 26 से क्या याद आ रहा है, 2.5 किलो का हाथ, लेकिन 2.5 क्या है वो पहले के जमाने में था, अभी क्या है 2.6 किलो का, ये 26 कर दो। तो s इज इक्वल टू T बाय पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6, ये दोनों के लिए जब टॉप एंड बॉटम इन्वॉल्व इन शेयर। अब एक के लिए जब एक याद हो गया तो दूसरा याद होना ही है, h/2 प्लस इसमें नीचे का डायमीटर,
इसमें क्या दोनों डायमीटर यूज आ रहा था, नीचे भी ऊपर भी। इसमें क्या एक ही डायमीटर यूज आ रहा है, तो इसका डिवाइड बाई 2, तो d/6 और उसका हाफ कर दो तो ये हो गया d/12। जैसे आपको याद करना है, मेन इंपॉर्टेंट है याद होना, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये सुटेबल ओनली टेस्ट लैब और फील्ड के लिए सुटेबल फॉर अनडेंस्ड क्ले जिसका 5u 0 हो, ये ध्यान रखना। हाइट है d, h है और डायमीटर है d। तो t टॉक हो गया, d डाया हो गया, s रिएक्टेंट हो गया, h हो गया हाइट ऑफ द वेन, हाइट ऑफ द वेन, है ना, ये आपका हाइट हो गया। तो अगर टॉप एंड बॉटम इन्वॉल्व इन शेयर तो s इज इक्वल टू t बाई पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6, 26 टू 6। अगर बॉटम फेस इन्वॉल्व इन शेयर तो s इज इक्वल टू t बाई पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/12। अब आते हैं शेयर फेलियर। शेयर फेलियर क्या होता है, तो ब्रिटल में एकदम सडनली फेलियर हो जाता है, तो जो आपका फेलियर प्लेन है ना एकदम विजिबल, एकदम स्ट्रेट रहता है ना, ऐसा कुछ ब्रिटल फेलियर रहता है। अब जो प्लास्टिक रहता है ना, सपोज ये ओरिजिनल है, अब वो डिफॉर्म शुरू हो जाए, नीचे जाना शुरू कर देता है, ऐसा ये ऐसा कुछ डिफॉर्म हो जाता है ना, तो ये कुछ प्लास्टिक फेलियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है स्कैम्पटम पोर प्रेशर पैरामीटर्स। स्कैम्पटम पोर प्रेशर पैरामीटर्स, इसको देखते हैं। तो स्कैम्पटम के पोर प्रेशर पैरामीटर क्या है, ए एंड बी। ए एंड बी निकालना है। तो सपोज सॉइल है, उसमें प्रेशर लगाते हैं हम सिग्मा 3, चेंज इन सिग्मा 3, यहाँ पर चेंज इन सिग्मा 3 बोल रहे हैं। तो पहले तो कन्फाइनिंग प्रेशर आता है ना, तो पहले क्या बोले, सपोज ये आपका क्लोज्ड है, पहले बोले कि चेंज इन अफेक्टिव, सॉरी चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। तो जितना भी चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर लगाए उससे कुछ चेंज हुआ आपका पोर वाटर प्रेशर में। कन्फाइनिंग प्रेशर लगाए उसके बाद पोर वाटर प्रेशर भी चेंज होगा ना, तो कितना भी चेंज हुआ तो ये हो जाता है आपका चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, है ना। अगर जितना चेंज कन्फाइनिंग प्रेशर में उतना ही चेंज पोर वाटर प्रेशर में हुआ, मतलब बी इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड, सॉरी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड सॉइल। लेकिन b इज इक्वल टू 0 है, मतलब सिग्मा 3 चाहे जितना भी चेंज कर लो ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये आपका कांस्टेंट ही होगा। तो ये रहता है आपका ड्राई सॉइल में। तो आपका b अगर 0 है तो ये आपका ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो ये b का हो गया। अब ये लेकिन हम किसकी बात किए थे, ये कन्फाइनिंग की बात किए थे। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, आपका डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं। तो चेंज इन आपका डेविएटर स्ट्रेस, है ना, उससे जितना भी चेंज आपका होगा पोर वाटर प्रेशर में विद रिस्पेक्ट टू डेविएटर स्ट्रेस, तो ये रहता है इंटू ए इंटू बी। तो बी तो हम पहले से निकाल लेंगे, तो इससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। और डेविएटर स्ट्रेस कब तक निकालते हैं, जब तक फेलियर नहीं होता। तो एट फेलियर ए को हम लिखते हैं ए एफ। ए का वैल्यू क्या रहता है, या बी का रेंज क्या रहता, बी का रेंज था 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ये आपका 1, 0 से 1 तक। लेकिन इसका क्या, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आपका नॉर्मल है, मतलब एनसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, या फिर इसके साथ क्या आता है, या इसके साथ आता है लूज सैंड। जब नेगेटिव है मतलब अलग थलग करना है, अलग कौन जाता है, आपका ओसीसी जाता है। ओसीसी के साथ आपका क्या आता है, डेंस सैंड। ठीक है, वही आपका है। सपोज ये आपका सॉइल है, यहाँ पर सिग्मा 3 चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, उसके रेस्पेक्ट में चेंज इन पोर वाटर प्रेशर हुआ, कितना अमाउंट चेंज हुआ, बी के अमाउंट से चेंज हुआ। अगर जितना चेंज कन्फाइनिंग प्रेशर हुआ उतना ही चेंज आपका पोर वाटर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉइल, आपका बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन कन्फाइनिंग प्रेशर चाहे जितना भी चेंज कर लो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो किस में बी क्या हो जाएगा, 0, डेट इज ड्राई सॉइल। अब नेक्स्ट डेविएटर के केस में, डेविएटर के केस में आपका चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन आपका पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू डेविएटर होता है कितना टाइम्स, ए इंटू बी टाइम्स। तो बी तो हम पहले से निकाल लिए, बी का रेंज हमें पता है 0 से 1 तक। ए का क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव अलग ही जाना है, अलग कौन जाता है, ओसीसी या डेंस सैंड। पॉजिटिव आपका लूज सैंड या एनसीसी। तो टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज ड्यू टू कन्फाइनिंग और चेंज इंटू डेविएटर। ये क्या है, ये बी इंटू चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, ये आपका ए इंटू बी चेंज इन डेविएटर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू डेविएटर। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन ले सकते हैं। तो ये सिग्मा 3 प्लस ए आपका ये सिग्मा यू डी। तो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू ये आपका ये हुआ। तो बी किस पे डिपेंड करता है, पानी पे डिपेंड करता है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब एसआर पे डिपेंड करता है। ए किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल, मतलब ओसीसी है कि एनसीसी है, डिपेंडेंट या तो ओसीआर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट है आपका मॉडिफाइड प्रोसीजर टू फाइंड फेलियर एनवेलप। मॉडिफाइड,
पहले हम फेलियर एनवेलप क्या कैसे निकालते थे, हम प्लॉट करते थे बिटवीन टाउ एंड सिग्मा, है ना। फिर हम एक फेलियर एनवेलप बनाते थे, ये आपका कितना रहता था, सी रहता था, ये क्या रहता था, फाई रहता था। अब क्या बोले, हम प्लॉट तो करेंगे लेकिन बिटवीन टाउ एंड सिग्मा प्लॉट नहीं करेंगे, हम बिटवीन क्यू एंड पी प्लॉट करेंगे, क्यू एंड पी, वेयर क्यू क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, पी क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, ठीक है। अभी भी जो फेलियर एनवेलप है ना सेम बनेगा, सेम, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका डी हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू आपका साई हो गया, है ना। अब इसका इक्वेशन क्या था, इस केस में इक्वेशन क्या था, टाउ या एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई, इसमें भी सेम इक्वेशन रहेगा। तो Q इज इक्वल टू सी के जगह क्या हो गया, D प्लस आपका सिग्मा यहाँ था, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आपका 10 साई, 10 साई, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें चलो पी क्यू तो पता है, चलो यहाँ से निकाल लेंगे, डी साई क्या है, तो वेयर डी इज इक्वल टू आपका सी कॉस अल्फा, तो ये सी कॉस अल्फा हो गया। और साई इज इक्वल टू क्या है, 10 साई, 10 साई क्या होता है, ये होता है साइन फाई, है ना, साइन फाई। तो इससे एक क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, नहीं तो मैं इसको कवर नहीं करता, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका बस थोड़ा सा पैरामीटर्स चेंज हो गया, उसके रिस्पेक्ट में आपका जो इक्वेशन है वो सेम ही है। तो अगर आपको ये सब पता रहेगा, क्यू पी या इक्वेशन पता होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में आप पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, साइन फाई या सी कॉस फाई, इसका यूज़ करके। तो इसको चेंज कर दिए, डेट इज क्यू और पी के बीच में प्लॉट किया, अगेन फेलियर प्लेन एनवेलप आपका सेम बना, तो ये आपका डी रहा, ये आपका साई हो गया, पहले सी रहता था और फाई रहता था, अब डी हो गया, फाई रह गया। इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू सी के जगह डी कर दिए, सिग्मा के जगह पी रख दिए, और 10 साई के जगह 10 फाई के जगह 10 साई रख दिए, ठीक है। तो सेम उसी जैसे रखें जैसे पहले फॉर्मेट पे था, सेम फॉर्मेट में, लेकिन डी इज इक्वल टू क्या है, सी कॉस फाई, सी तो है उसमें कॉस फाई और जुड़ गया है ना, क्यों तो आपको पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, पी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, अब जो 10 साई है उसके जगह साइन फाई हो गया, ठीक है। तो सब वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल इक्वेशन आपका ये बन जाता है। फाइनल इक्वेशन अगर आपका अलग से लिखें तो क्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, Q इज इक्वल टू डी, डी क्या है, C कॉस फाई, C कॉस फाई प्लस आपका P, P क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, 10 साई, तो आपका 10 की जगह क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो ये आपका इक्वेशन हो गया मॉडिफाइड के केस में। तो आपको इक्वेशन पता होगा तो आप पैरामीटर्स निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका टॉपिक शेयर स्ट्रेंथ यहीं तक था। न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ों पे ही आपका फोकस रहता है, तो क्वेश्चन देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक्स में, और ऑल तो पूरा पढ़ना है लेकिन कौन से न्यूमेरिकल्स में किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं और कौन सा न्यूमेरिकल तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।